स्ट्रक्चरल फ्लॉज क्या हैं? स्क्रीन नज़र आ रही है सबको मेरी? नहीं आ रही? यस सर, आ रही है। आ रही है सर, आ रही। ठीक है। फर्स्ट जो है वो क्या है कि आपको पता है कि जो एक कॉमन लॉ है कानून के मुताबिक जो है कोई भी जो एक्यूज्ड है वो उस वक्त तक क्या उसे कहते हैं, मैं आप लिखता हूँ accused accused is presumed guilty, presumed innocent until proven guilty। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, ये लॉ का जो है वो प्रिंसिपल है कि जो एक अक्यूज़ड है जिस पे कोई इल्ज़ाम लगाया गया है वो उस वक्त तक इनोसेंट है जब तक वो उस पर वो इल्ज़ाम प्रूव नहीं होता, उस वक्त तक वो इनोसेंट है। ठीक हो गया? उसको जो है वो गिल्टी प्रूव करना वो जिम्मेदारी है जो भी उस पर स्टेट कह लो, या ये लॉ के इतने टर्म्स नहीं पता, प्रोसिक्यूटर कह लो। ठीक हो गया? लेकिन नैब के केस में क्या है? नैब के केस में ये है कि एक्यूज जो है इज़ प्रिज्यूम्ड गिल्टी, उसको सपोज किया जाता है कि वो गुनाहगार पहले से ही है, अब उसने बस अपने आप की इनोसेंट खुद प्रूव करनी है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब भी नैब किसी पे कोई केस बनाएगी तो उस पे जो बर्डन ऑफ प्रूफ होगा, अपने आप को इनोसेंट साबित करना जो होगा वो अक्यूज की जिम्मेदारी होगी। ये पॉइंट्स आपको समझ आ गए? नो सर, काइंडली। होता इस तरह से है कि हमारा जो कॉमन लॉ है, जब अदालतों में कोई भी केस जाता है तो जो जो अक्यूज होता है, जिस पर इल्ज़ाम लगाया जाता है, उसको जो है वो स्टेट या कोर्ट्स जो जुडिशल सिस्टम है हमारा, उसको वो इनोसेंट प्रज्यूम करता है। वो सपोज करता है कि ये जो अक्यूज हमारे सामने खड़ा है ये इनोसेंट है जब तक इसको गिल्टी प्रूव नहीं किया जाता, जब तक ऐसे एविडेंसेस नहीं मिलती हैं जिसमें ये साबित हो जाए, बियॉन्ड डाउट साबित हो जाए कि ये जो है वो ये कसूरवार है, तब तक ये इनोसेंट है। और ये बढ़िया फेमस लीगल प्रिंसिपल मैक्सिम कह लो, हमारा जो जितना भी जुडिशियल सिस्टम है जो कॉमन है वो सारा इस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। लेकिन नैब के केस में क्या है? नैब लॉ में क्या है कि वो कहता है कि जो जिस बंदे पे इल्ज़ाम लगाया गया है वो कसूरवार है जब तक वो अपने आप को इनोसेंट प्रूव नहीं करता, जब तक वो अपनी इनोसेंट होने का प्रूफ नहीं लेके आता कि मैंने ऐसी कोई करप्शन नहीं की, मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी नहीं की, तब तक जो है वो गिल्टी है। और दैट इज़ अगेंस्ट लीगल नॉर्म्स। कुछ समझ आया? यस सर। ठीक है। अगली जो अगला जो पॉइंट है वो क्या है कि जो नैब है वो किसी भी बंदे को, नैब कैन डिटेन, ये मैं स्ट्रक्चरल फ्लॉज की बात कर रहा हूँ, ठीक है? नैब कैन डिटेन एन एक्यूज्ड अब होता क्या है, नैब का सिस्टम इस तरह से चलता है कि नैब जो है वो किसी बंदा जो को भी एक्यूज्ड होगा, जब उसे पता चलेगा कोई चेयरमैन खुद उसके अगेंस्ट कोई केस इनिशिएट करेगा या कोई उसको कोई कंप्लेन करेगा किसी भी करप्शन की,
किसी भी एक्यूज पे, तो नैब उस पर इन्वेस्टिगेशन करेगा, इंक्वायरी करेगा। और जब वो इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद जो है वो कोर्ट, नैब कोर्ट जो हैं, नैब कोर्ट, उनमें वो रेफरेंस फाइल करेगा। अब रेफरेंस फाइल करना क्या है? रेफरेंस फाइल करने का मतलब ये है कि जब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन, कोई उन्होंने नैब ने किसी भी एक्यूज़ पे इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर ली है और उनको वो ऐसे सबूत मिल गए हैं कि ये जो एक्यूज़ है, ये बंदा जो है वो उनके पास उसके करप्शन के, उनके पास करप्शन के या मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी के उनके पास जो है वो सबूत आ गए हैं, एविडेंसेस आ गए हैं, तो वो केस फाइल करेंगे नैब कोर्ट में। उसे रेफरेंस फाइल करना कहते हैं। ठीक है। अब ये जो ये केस नैब में ले जाने से पहले, रेफरेंस फाइल करने से पहले, जो नैब है वो किसी भी बंदे को 90 दिन के लिए बगैर किसी वजह के डिटेन कर सकती है, अरेस्ट कर सकती है। ठीक हो गया। और ये जो है ये हमारे आर्टिकल 10 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसकी वायलेशन है ये, जो कि सेफ्टी देता है। आर्टिकल 10 हमारा जो फंडामेंटल राइट में आता है वो कहता है सिक्योरिटी, प्रोवाइड सिक्योरिटी। मैं इसको कहाँ पे लिखूँ, आगे देखो। आर्टिकल 10 जो है वो सेफ गार्ड करता है इंडिविजुअल को अगेंस्ट डिटेंशन एंड अरेस्ट। आप किसी बंदे को बगैर किसी वजह के या अदालत में कोई केस फाइल किए बगैर, जिसे वो मेरे ख्याल में चालान की टर्म यूज़ करते हैं या कुछ इस तरह से, आप जो है वो उसे डिटेन नहीं कर सकते। लेकिन नैब जो है वो 90 दिन के लिए कर सकता है, फॉर 90 डेज। तो ये क्या है? ये वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स है। ठीक हो गया। उसके अलावा जो है वो जो नैब चेयरमैन है उसमें बहुत ज़्यादा पावर्स हैं, सेचुरेशन ऑफ पावर है नैब में। ये अगला फ्लॉ बता रहा हूँ। एक बंदा नैब चेयरमैन है जिसको जो है वो, उसके अपॉइंटमेंट का तरीका तो खैर अलग से है, गवर्नमेंट और अपोजिशन मिलकर अपॉइंट करती है। लेकिन जब वो अपॉइंट हो जाता है तो वो किसी भी बंदे की जो है वो प्रॉपर्टी फ्रीज करवा सकता है, अरेस्ट की पावर्स हैं उसी के पास, किसी को अरेस्ट कर सकता है, किसी भी बंदे के अगेंस्ट जो है वो इंक्वायरी इनिशिएट करवा सकता है। उसके अलावा जो है वो उसको पावर्स हैं उसके पास वॉलंटरी रिटर्न्स एंड प्ली बार्गेन। प्ली बार्गेन का मतलब ये है कि कोई भी इंडिविजुअल जो है वो कहता है कि उसके उस पर केस चल रहा है इन्वेस्टिगेशन के दौरान के उसने कोई करप्शन का केस किया और या उसने कोई करप्शन किया, तो ये नैब और वो बंदा जिस पे ये इल्ज़ाम है करप्शन का, वो कहता है कि मैं अपना जितने मेरे पे करप्शन चार्जेस हैं मैं वो वापस कर देता हूँ, नैब को वो पैसे सारे वापस कर देता हूँ, तो मुझे माफ़ी दी जाए। तो ये इसे प्ली बार्गेन कहते हैं। और ये प्ली बार्गेन को, उनको माफ़ी का ऐलान, वो पैसे उनसे लेने का जो प्रोसेस है, ये भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी या ये जो पावर है ये कि भी ये किसके पास है? ये भी नैब चेयरमैन के पास है। उसके अलावा जो है वो किसी को माफ़ी, पावर टू टेंडर पार्डन, माफ़ी जो है वो दे सकता है जी नैब का चेयरमैन। उसके अलावा स्टाफ अपॉइंट कर सकता है अपनी मर्ज़ी से। ये सारी पावर्स क्या शो करती हैं कि बहुत सारी पावर्स जो हैं वो एक बंदे में सेंटर्ड हैं, सैचुरेटेड हैं एक बंदे में। तो आपको पता है कि एब्सोल्यूट पावर जो होती है करप्ट्स। एब्सोल्युटली, ये चीज़। ठीक हो गया। आप ये अपने आर्गूमेंट्स लिख सकते हैं।
उसके अलावा जो है वो और उसमें क्या फ्लॉ है नैब के स्ट्रक्चरल फ्लॉज की बात करें, या हम उसकी क्रिटिसिज्म नहीं कर रहे हैं जो पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म होती है कि वो सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी और उसने अपोजिशन को मार दिया, और ये हम उस पे सर जो ये करप्ट वाला पॉइंट रिपीट कर दे जो किसी ने भी बोला है, कौन सा ये जो आपने बोला है करप्ट किसी ने बोला और आपने बोला है कि इससे आप अपने एनालिसिस ड्रॉ कर सकते हैं। हाँ वो है कि एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली, ये एक टर्म ये किसी फिलोसफर है उसकी टर्म है, मेरा पॉलिटिकल साइंस नहीं था। ये बता देंगे भाई जी इसका पॉलिटिकल साइंस है, तो ये एक सर आई थिंक ये अरिस्टोटल ने लिखी है, अरिस्टोटल की पावर बात करप्ट्स एंड ठीक हो गया। तो आप नैब चेयरमैन में इतनी ज़्यादा सेचुरेटेड हैं तो उनकी उसको जो है वो अब्यूज़ ऑफ पावर की भी जो पावर्स हैं वो मतलब पावर को बहुत ज़्यादा अब्यूज़ कर सकता है चेयरमैन, और बहुत सारे इंस्टांसेस हैं जिनमें उन्होंने अपनी पावर को अब्यूज़ किया। ठीक हो गया। फिर जो है वो चौथा इसमें कि कोई टाइमलाइन नहीं है, नो टाइमलाइन फॉर कंप्लीशन ऑफ इंक्वायरी। आपको पता है कि हमज़ा शहबाज पे और जो शहबाज शरीफ पे बहुत सारे जो नैब केसेस चल रहे थे वो क्यों जेल में थे? वो जो हमने पिछला पॉइंट बताया कि नैब किसी भी बंदे को जो है वो 90 डेज़ के लिए वो डिटेन कर सकता है इन्वेस्टिगेशन की जो प्रोसेस है उसके अंदर, तो वो उन पे अब जो है वो रेफरेंस फाइल करने से पहले नैब कोर्ट में वो डिटेन थे। ठीक हो गया। उसके अलावा जो है वो नो टाइमलाइन फॉर कंप्लीशन ऑफ इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन। जो आपको मैंने प्रोसेस समझाया था कि नैब का प्रोसेस क्या है कि नैब जो है नैब चेयरमैन या कोई भी जो है वो जब कोई किसी अक्यूज्ड इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी स्टार्ट करता है, और उसके बाद जब वो कंप्लीट होती है तो फिर रेफरेंस फाइल करना होता है नैब कोर्ट में। अब जब नैब कोर्ट में रेफरेंस फाइल हो गया उस वक्त जो हमारे पास टाइम है कि वो जो अदालत होगी वो इतने टाइम में केस पे डिसीजन करने का मजाज होगी, लेकिन नैब कितनी टाइम में जो है वो इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करेगा उसकी कोई टाइमलाइन नहीं है, नो टाइमलाइन। सर ये 5 बार रिपीट कर दूँ। नैब जो है वो किसी भी एक्यूज जिसने करप्शन किया है, जिस पे किसी ने कंप्लेंट की है, या नैब चेयरमैन ने खुद अपनी इंक्वायरी इनिशिएट की है किसी के अगेंस्ट, तो उस पे जो है वो जब नैब कोर्ट में रेफरेंस फाइल करना होता है, जब नैब को जो है वो उसने इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर ली होती है, उसको उनके एविडेंसेस मिल चुके होते हैं, तो जो नैब कोर्ट है उसके पास एक टाइम लाइन है कि इतने दिनों में फॉर एग्जांपल 120 डेज़ में उन्होंने इस केस पे डिसीजन करना है। लेकिन कितनी देर में उन्होंने नैब ने उस एक स्पेसिफिक केस पे इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करनी है उसकी कोई टाइम लाइन नहीं है। ठीक हो गया। और अगला पॉइंट जो है वो क्या है? तो ये जो रेफरेंस फाइल करना है ये ऐसे ही है जैसे हम किसी क्रिमिनल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाते हैं? एफआईआर इट्स अ लाइक मतलब ये वही कॉन्सेप्ट है? मेरे ख्याल में जो है वो जो एफआईआर फाइल करने के बाद जब चालान पेश करना होता है ना, चालान में जो गवर्नमेंट है वो चालान कोई भी पुलिस अफसर जो है वो पीपीसी के मुताबिक चालान सबमिट करता है अदालत में। जो वो चालान की सबमिशन है, चालान सबमिट होता है इन्वेस्टिगेशन के बाद, एक इंटरम चालान भी हो सकता है जो विद इन 17 डेज़ जो है वो आपने सबमिट करवाना होता है। उसका मतलब ये होता है कि अभी आपकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं भी हुई है तो फिर भी आप अदालत में कुछ ना कुछ उसकी चीज़ें सबमिट करते हैं। तो रेफरेंस इसी तरह से है कि जब आपने अपने सबूत अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर लिया तो आपने अदालत में वो केस फाइल कर दिया कि हमने ये बंदा, हमारे पास ये सबूत है, हम साबित करेंगे कि इसने करप्शन की है। तो ये इस तरह से। उसके अलावा जो है वो आपको पता है प्ली बार्गेन, आपको मैंने बताया प्ली बार्गेन का मतलब ये है कि किसी ने करप्शन की है,
ठीक है, उसने करप्शन कर ली। अब उसने कहा हाँ मैंने करप्शन की है भाई, जितनी मैंने करप्शन की है वो मैं आपको वापस कर देता हूँ, रिटर्न कर देता हूँ, आप मुझे छोड़ दो। तो वो स्नैप छोड़ देती है। ठीक हो गया। उस पर कोई जो है कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं लगता है, नो क्रिमिनल ऑफेंस, उस पर कोई केस नहीं चलता है, क्योंकि उसने अपनी जो करप्शन के पैसे थे वो वापस कर दिए। लेकिन उसने जो क्राइम किया करप्शन करने वाला, उस पर कोई वो देर इज़ नो लीगल इम्प्लीकेशंस ऑन दैट। ठीक हो गया। और उसके अलावा जो है वो छठी चीज़ कि देयर इज़ नो हु विल वॉच द वॉच डॉग। जो नैब है जो कि करप्शन की और ये सारे केसेस को देख रही होती है, उनको कौन देखेगा, उनकी अकाउंटेबिलिटी कौन करेगा? इस पे लॉ खामोश है, नो अकाउंटेबिलिटी ऑफ नैब। ये हमने जो है वो कुछ इसके स्ट्रक्चरल फ्लॉज पे बात की, और इसमें आप अपने उनकी जो नैब की जो अचीवमेंट्स हैं आप उनसे भी बात कर। कुछ लास्ट ईयर उन्होंने अपने स्टैट्स दिए थे, अराउंड 700 बिलियन के कुछ इन्होंने अब तक करप्शन के पैसे जो हैं वो गवर्नमेंट को वापस कर चुकी है नैब। ये आपने कंफर्म कर लेना है। जितने ये 700 बिलियन के करीब कुछ थी फिगर, ये उनकी अचीवमेंट है। इतने पैसे जो 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 लोगों ने जो है वो खाए हुए थे, वो जो है वो गवर्नमेंट, ये आप उसके अचीवमेंट में लिख सकते हैं। ये हमने क्रिटिसाइज़ किया उसको, और अचीवमेंट में आप लिख सकते हैं कि उन्होंने इतने पैसे रिकवर किए। उसके अलावा जो नैब का मुझे याद आ गया, बताना ज़रूरी है इस पॉइंट को यहाँ पे। नैब की वो रेशो होती है, क्या उसे कहते हैं, नैब कन्विक्शन रेशो, कि जितने जो नैब है वो केस अदालत में ले जाता है उसमें से कितने कितने बंदों को सज़ा होती है, उसे कन्विक्शन रेट कहते हैं। और वो अकॉर्डिंग टू नैब चेयरमैन वो अराउंड 68 to 70% है। मतलब जितने नैब केस जो है वो फाइल करेगी नैब कोर्ट में, उसमें से 68 या 70 कुछ इस तरह से एक फिगर है, उस पर उतनों का फैसला जो है वो नैब के या हक में होगा कि इन लोगों ने वाकई करप्शन किया। तो ये बड़ी एक बहुत बड़ी रेशो है, बिग अचीवमेंट। कैसे, जब आप इसका आप हमारा जो नॉर्मल लीगल सिस्टम है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, उससे जब आप कंपैरिजन करेंगे तो उसका जो कन्विक्शन रेट है, अब ये अगेन मुझे अब भूल रही है कितना है, 7 to 10% है शायद। ये आपने कंफर्म करना है दोनों चीज़ें। ठीक है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कन्विक्शन कितनी ज़्यादा है उनकी। उसके अलावा एक कन्विक्शन रेट बहुत है, फिर उनकी एक स्पेसिफिक अमाउंट है जो उन्होंने 700 बिलियन के करीब जो उन्होंने रिकवर कर चुके हैं। तो ये इनकी अचीवमेंट्स हैं। ठीक हो गया। ये नैब की बात थी जी। इस पे आपके अगर कोई क्वेश्चन है या मैंने कुछ रिपीट करवाना है आपने, आल दो बहुत छोटा सा टॉपिक था, उस पर हम बात कर लेते हैं। आप हाथ खड़ा करेंगे। सर ये नो क्रिमिनल ऑफेंस ये एक रिपीट कर दें। नो क्रिमिनल ऑफेंस का मतलब ये है कि प्ली बार्गेन में होता है, प्ली बार्गेन इसे कहते हैं। आर्टिकल 25 है शायद उनका नैब ऑर्डिनेंस का। उसके मुताबिक क्या है कि कोई भी बंदा जिसने पैसे कोई करप्शन की, ठीक है, वो क्या करता है, उस पे वो नैब इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो नैब को कहता है कि हाँ मैंने करप्शन की है, आप इस तरह करें कि जो मैंने करप्शन किया है उसके पैसे मेरे से वापस ले लें। और नैब फिर वो पैसे वापस लेता है। अगर चेयरमैन चाहे उसकी प्ली बार्गेन एक्सेप्ट करना, वो उनसे पैसे वापस लेगा और उस पर कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं बनाएगा, नो क्रिमिनल ऑफेंस। उस जो उसने करप्शन की थी उससे पैसे तो वापस ले लिए जाएंगे, लेकिन उसने जो करप्शन की, उसने जो जुर्म किया, उसकी उसको कोई सज़ा नहीं मिलेगी, नो सज़ा। जो कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए। उससे पैसे भी ले लेने चाहिए, उससे सज़ा भी लेनी चाहिए क्योंकि उसने करप्शन किया। प्ली बार्गेन का जो है ये प्रिंसिपल है। उसके बाद जो है वो क्वेश्चन है सेल रज़ा।
नहीं भाई वैसे ही था, पता नहीं चला मुझे, सॉरी। सना सर जो आपने इसमें पॉइंट बताया है कि हाँ दो हैं। जो एक मिनट दोनों इकट्ठे बोल रहे हैं। सना डबल ए वाला। जी सर। सर जो आपने नैब का बताया है कि जब वो फाइल मतलब करते हैं केस को, तो सर वो अपनी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही उसको कोर्ट में लेके जाएंगे, तो फिर वो दोबारा कोर्ट उनकी किस रेफरेंस का वेट करेगी? मुझे ये पॉइंट अभी भी कंफ्यूज है। रेफरेंस का वेट नहीं करेगी। नैब जो है वो उस वक्त कोई किसी केस पे जो है वो कोई केस चलता नहीं है किसी बंदे पे, इसे कहते हैं रेफरेंस। मैं आपको दोबारा से बता, रेफरेंस फाइल और फिर नैब कोड, और यहाँ पे जो है वो नैब के इन्वेस्टिगेशंस। नैब जो है वो किसी भी बंदे पे इन्वेस्टिगेशन करेगी, अपना जो केस बनाएगी कि इसने साबित किया, अपने एविडेंसेस कलेक्ट करेगी। उसके बाद जो है वो नैब कोर्ट में जो है वो केस लेके जाएगी। वो केस उस एविडेंसेस को देखेगी नैब कोर्ट, जज जो बैठे होंगे वो अगर जो है वो इस काबिल हैं कि वाकई या वो उसकी करप्शन को एक्यूज़ की साबित कर रहे हैं, एक्यूज़ की, तो उसके बाद जो है वो नैब वो जो है क्या उसे कहते हैं नैब कोर्ट वो उसको सज़ा दे देगी, कन्विक्शन हो जाएगी। तो जो रेफरेंस फाइल करना है वो असल में उससे पहले नैब अपना एविडेंसेस या इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करना, अपना केस प्रिपेयर करना, उसके बाद अदालत में जाना, उसके बाद उस पर फैसला होना और कन्विक्शन होना, ये सारा पूरा साइकिल है। ठीक हो गया? अब भी नहीं समझ आया? सर वाकई समझ आया। नहीं आया? थोड़ा सा जो है इससे आसान तरीका क्या हो सकता है? मैं फिर वही बात करूँगा कि नैब किसी भी केस। सर वो जो एक्यूज पर्सन है, मतलब वो इन स्टार्ट ही नैब उसको जो है उसका केस कोर्ट में ले जाएगी, नहीं लेकिन ले कोर्ट जाएगी जो ना, है स्टार्ट पे नहीं ले जाएगी। यही तो आपको बताना चाह रहा हूँ कि नैब जब कोई केस किसी पे नैब शुरू करती है तो वो पहले इन्वेस्टिगेट करती है, वो कोर्ट में नहीं जाती है। कोर्ट में जो है वो रेफरेंस फाइल करना यही होता है कि पहले अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करेगी, अपने एविडेंसेस कलेक्ट करेगी, और उसके बाद उन्हें लगा कि हाँ हमारे एविडेंसेस वाकई इतने हैं कि वो जो करप्शन का केस है वो कोर्ट में प्रूव किया जा सकता है, तो उसके बाद वो केस को नैब कोर्ट में लेके जाएगी। अच्छा सर, जो आपने फिर वो जो टाइम की बात की, यानी कि इस इन्वेस्टिगेशन में कितना टाइम लग जाता है उसकी कोई श्योरिटी नहीं हाँ होती? इस ये जो इन्वेस्टिगेशन केस प्रिपेयर वाला है इस पे कोई टाइम लिमिट नहीं है, नो टाइम लिमिट। ओके सर। इसलिए केस डिले होते हैं कि उसके इस पे कोई टाइम लिमिट नहीं है। ये तो टाइम लिमिट है कि नैब कोर्ट ने कितने कितने दिनों में केस पे फैसला देना है, कितने दिन में जो है उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करनी है या कोर्ट तक केस को लाना है, उस पर कोई जो है वो बात नहीं करता है। ओके सर, अब समझ सन, आ रहा है। सना सिंगल ए। सर मुझे पूछना था, जब नैब केस लेके जाती है, रेफरेंस फाइल करती है, तो उस टाइम प्रूफ वगैरह सारा कुछ वो कलेक्ट करती है कि वाकई जो है ना अगला गुनहगार है भी या नहीं, तो क्या ये होता है? जी जी ऐसे क्योंकि ही है, ऐसे ही अ, है कि जब क्योंकि जब सर नैब। जी जी बात। क्योंकि सर कुछ टाइम पहले ना एक मेजर थे आई थिंक, मुझे अब सही तरह से याद नहीं, उनके ऊपर नैब ने कर दिया था केस, लेकिन जो है उनको जब कोर्ट लेके जाने केस ले गए, और वो उस चीज़ को प्रूव करने से पहले ही उन्हें जिस तरह नैब गुनहगार साबित कर देती है, तो उस वजह से सर उन्होंने सुसाइड कर लिया था। बाद में फिर पता चला था कि उनकी गलती नहीं थी, तो ये चीज़। नहीं नहीं, जो गुनाहगार साबित करना या गिल्टी किसी पे किसी केस का कोई वो उसका उसने करप्शन की है या नहीं, इसका फैसला जो है वो कोर्ट ने करना है, कन्विक्ट कोर्ट ने करना है। नैब ने अपना केस बताना है कि उसने बताना है कि ये एविडेंसेस हैं, ये प्रूव करती हैं कि इसने करप्शन की है। जो ये किसका माइक ऑन है? ठीक हो गया। वो जब जो ये नैब की जिम्मेदारी है कि वो जो उसने एविडेंसेस कलेक्ट की हुई हैं, अब उसने जो कोर्ट है उसको ये कन्विंस करना है कि हाँ ये एविडेंसेस मेरे पास हैं
इसने वाकई करप्शन की है। नैब खुद किसी को गुनहगार लीगल टर्म्स में नहीं करार दे सकता है कि हाँ ये बंदा इसने करप्शन की है, जब तक अदालत उसे ये नहीं कहती है। ठीक हो गया। तो वो अगर उन्होंने इन्वेस्टिगेशन फेज़ में की थी तो वो उन्होंने वो एक जो बैड रेपुटेशन हो जाती है नैब जब अरेस्ट करती है कि यही हमारा सोसाइटी का डायलमा। सिर्फ वो नहीं है, हमारे बहुत सारे जो ब्यूरोक्रेट्स भी उसका हमारे बहुत सारे पॉलिटिशियंस भी उन जो वो 90 डेज़ की जो डिटेंशन है जब वो अरेस्ट करते हैं उन्हें, तो हमारी सोसाइटी तो ये कंसीडर करती है उसे कि नैब ने इसे पकड़ा, इसका मतलब है कि इसने करप्शन की है। हालांकि उस वक्त इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है। करप्शन का करना, किसी केस का प्रूफ होना ना होना वो अदालत करती है, वो नेक्स्ट स्टेज होती है। फैज़ान कासिम तारड़। सर मेरा सवाल था कि नैब ने अभी ये भी आर्गूमेंट दिया कि उनकी नैब कोर्ट्स ज़्यादा बनाई जाएं ताकि उनके केसेस जल्द से जल्द आ। तो क्या आया ये जो सिविल कोर्ट्स हैं इन पे ये बर्डन नहीं होगा, क्योंकि इकॉनमी पहले ही ट्रिपल कर रही है और उसकी वजह से वहाँ पे फोकस हट जाएगा, क्योंकि ये तो एक स्पेसिफिक काम के लिए नैब है और बाकी जो अदालतों में केस है वो तो और ज़्यादा पेंडिंग है। आप दो फेसेट हैं इसके क्वेश्चन के। पहला बात ये कि जो 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 हमारी जो सिविल अदालतें हैं अगर उधर से जो है वो और नैब कोर्ट्स बनती हैं तो और उधर जो मैन फोर्स है वो इधर लग जाएगी। इसका मतलब ये कि वहाँ पे जो पहले से केसेस बैकलॉग चल रहा है वो और ज़्यादा एक्यूट होता जाएगा। तो इसका हाल ये नहीं है कि आप नई नैब कोर्ट्स ना बनाएं या वहाँ पे जो है वो जजेस को ना लाएं। इसका हाल ये कि आप जो अपनी जजेस की जो इनटेक है, जो आपके अगर जो है वो कम लोग जो है वो आपकी जो मैन फोर्स है वो आप इतने ज़्यादा बर्डन को बर्दाश्त नहीं कर रही है, तो आप नए जजेस लाएं। हमारा जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आर्टिकल 184 और 199 शायद, दो आर्टिकल्स ऐसे हैं जो हमारे जो एडहॉक जजेस की भी बात करते हैं। एक जो रेगुलर जजेस हैं वो तो हमारी पहले ही बहुत सारी वैकेंसीज जो हैं वो खाली पड़ी हैं, हम फिल ही नहीं हुई हैं। उसके अलावा अगर गवर्नमेंट को ज़रूरत पड़ती है तो एडहॉक जजेस को भी अपॉइंट कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, और वो दोनों नहीं होते हैं। तो इसका मतलब जो है वो इसका सोल्यूशन ये नहीं है कि आप नई कोर्ट्स में बनाएं या आप जो है वो जजेस को इसका सोल्यूशन ये कि अपनी आप मैन पावर बढ़ाएं, आप जजेस को और ज़्यादा जो उनकी वैकेंसीज खाली पड़ी हैं उनको रिक्रूट करें। ठीक हो गया। मोहसिन रजा। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि देखिए सर, ये जो नेप का रोल है इवेंचुअली इतना मतलब राइज में आ गया, ठीक है, कुछ प्रीवियस ईयर से लेके, जैसे हमारी 2008 के बाद हमारी डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन हुई है। उससे पहले आर्मी का इन्फ्लुएंस था, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे चीफ जस्टिस थे साकिब निसार ने मतलब एक्सेसिवली जुडिशियल रिव्यूज लेते रहे, जिसकी वजह से हमारी डेमोक्रेसी थोड़ी वीकन होती रही, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये नेब जो एक्सेसिवली अपने डिसीजन लेना या पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करती है, इसका डेमोक्रेसी पे इनडायरेक्टली कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, हमारी लीडरशिप पे या जो पॉलिटिकल कल्चर है हमारा, क्या उस पर इम्पैक्ट इसका नहीं पड़ता? बिल्कुल पड़ता है। आप ये हम जब हम बात कर रहे थे पॉलिटिकल पोलराइजेशन में, तो उसमें हमने एक रीज़न ये दी थी कि हमारी जो अपोजिशन पार्टीज़ होती हैं, जनरली हर अपोजिशन पार्टी जो है वो गवर्नमेंट को जो है वो इल्ज़ाम देती है कि हमारी जो अकाउंटेबिलिटी हो रही है वो अकाउंटेबिलिटी नहीं है, दैट इज़ एक्चुअली टूल ऑफ विक्टिमाइजेशन, और उससे जो है वो पोलराइजेशन बढ़ती है। और अगर हम नैब के जो वे फॉरवर्ड पे बात करें तो उन पे जो है वो जब मैंने आपको कुछ मसाइल बताए उन्हीं से ही आप उसका सोल्यूशन निकालेंगे, और उससे आपकी आप माइक ऑफ करें। जुनेद माइक ऑफ करो। जुनेद, इसका जो है वो डेमोक्रेसी आपकी स्ट्रेंथन इस तरह से होगी कि आप जो नैब के आपके स्ट्रक्चरल फ्लॉज हैं जब आप उनको दूर करेंगे, आपका जो है आपने चेयरमैन नैब को इतनी पावर सैचुरेट कर दी है कि वो आप बहुत सारी जो है वो उससे बिगाड़ पैदा होता है, बहुत सारी चीज़ें जो है वो। तो आपको क्या करना है कि आपकी जो इतनी ज़्यादा पावर सैचुरेटेड है, तो आप इसमें कर सकते हैं कि जो केस किसी भी इंडिविजुअल के अगेंस्ट जो है वो सिर्फ एक चेयरमैन ने इनिशिएट करना है। आप कर सकते हैं कि दैट अ कमेटी ऑफ 2-3 पीपल जो ये डिसाइड करे कि किसी बंदे पे जो है हमने केस का आगाज़ करना है या नहीं करना। तो उससे जो है वो जनरली जो एक बंदा जो इन्फ्लुएंस हो सकता है किसी भी इंस्टीट्यूशन से, फॉर एग्जांपल आर्मी से या इंटेलिजेंस एस्टेब्लिशमेंट से,
तो एस्टेब्लिशमेंट के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा 3 या 4 बंदों की पूरी कमेटी को जो है वो इन्फ्लुएंस करना, बजाय इसके कि सिर्फ एक इंडिविजुअल जो है इन्फ्लुएंस हो रहा। तो आप इस तरह उसके अलावा जो है वो अकाउंटेबिलिटी, जो नैब की अपनी अकाउंटेबिलिटी है, उसके मैकेनिज़्म को भी स्ट्रेंथन किया जा सकता है। उसके लिए जो है वो पार्लियामेंट्री ओवरसाइट की भी बात की गई थी, या जो जुडिशियल कमीशन ऑफ नहीं जुडिशियल सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल एसजी से उसके इस तरह का उसका जो है रोल स्ट्रेंथन किया जा सकता है इसमें। तो इस तरह करके कुछ और ऐसे बड़े प्रैग्मेटिक सॉल्यूशंस हैं जो आप दे सकते हैं, जिससे जो नैब का या जो हमने बात की थी कि जो सॉरी डिटेंशन और अरेस्ट वाला चक्कर है, तो आप वो भी जो है बात कर सकते हैं कि जब किसी पॉलिटिशियन अपोजिशन लीडर्स को जनरली अरेस्ट किया जाता है तो विक्टिमाइजेशन की आवाज़ें आती हैं, तो आप उसका जो अरेस्ट की जो पावर्स हैं उसको थोड़ा टेपर डाउन कर सकते हैं जब तक जो है इतनी सॉलिड प्रूफ हो कि उसको अरेस्ट करना बिल्कुल ज़रूरी हो जाए, उस वक्त तक अरेस्ट ना करें। इस तरह करके आप इसका वे बहुत सकते हैं। सर इसका एक और क्वेश्चन है, आपने बोला कि नैब चेयरमैन बता रहे हैं कि 68 to 70% कन्विक्शन रेट है हमारा, ठीक है ना। तो जैसे हमारा नो वॉच डॉग ऑन द वॉच डॉग, ठीक है, तो ये स्टेट्स या ये ब्यूरोज कोई और नहीं बता सकता कि नैब की ये अचीवमेंट है, एग्जीक्यूटिव बता दे या कोई और बता दे? यही मतलब ये भी कंफ्यूजन है कि खुद ही बता रहे हैं कि हमने ये काम किया, हमने ये अचीवमेंट है, ठीक है। उसके लिए जो बिल्कुल एग्जैक्टिव जो आपकी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप नैब ऑर्डिनेंस को पढ़ेंगे थोड़ा डिटेल में तो आपको अंदाज़ा होगा कि जो नैब है वो ही इज़ एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल, नैब इंस्टीट्यूशन एज अ इंस्टीट्यूशन के उसने जो है यस सर। ईयरली बेसिस पे जो आपका प्रेसिडेंट है उसको रिपोर्ट देनी है कि उसने जो है वो क्या केस, क्या प्रोग्रेस रही, उसकी क्या कन्विक्शन रेट रहा। तो बिल्कुल वो एग्जेक्टिव को ही उसने ये सारा कुछ बताना है कि हमारा कन्विक्शन रेट कितना था और हमने कितने केसेस पे क्या रिकवर किया। सर मतलब क्रेडिबिलिटी मजीद लेकिन बढ़ेगी ना जब एग्जीक्यूटिव बड़ा बताएंगे कि नैब की ये अचीवमेंट है। जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और हमारा डायलेमा ये है कि जो वो नैब की जो रिपोर्ट है वो ईयरली बेसिस पे जो कि उसका नैब ऑर्डिनेंस कहता है कि आपने पेश करनी है, वो होती नहीं है। ये सर यही तो तो फ्लॉज है। और हाँ वो ये आपको वे फॉरवर्ड ही बता सकते हैं कि ये चीज़ें जब नैब ऑर्डिनेंस में ये लिखा हुआ है, उसका आर्टिकल आई थिंक 35 या 36 थोड़ा सा डिटेल में माइक बंद कर लो। वो जो है ये मोहसिन अपना माइक ऑफ करो। तो उसमें जो है ये लिखा हुआ है कि आपका जो आपने ये रिपोर्ट देनी है, आपने 1 साल के और दौरान आपकी क्या परफॉर्मेंस रही, और उसकी परफॉर्मेंस पे जो आपका आप बात करें कि वो कन्विक्शन रेट या उनके जो उनकी कामयाबियां अगर वो आपकी कंट्री का एग्जेक्टिव बताएगा तो उससे ज़्यादा उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। तो आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। सरफराज अली तारड़, आपका क्या क्वेश्चन है? थैंक यू सर, थैंक यू। जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। ये सैचुरेशन ऑफ पावर्स इन नैब चेयरमैन, इसके पॉइंट्स जो हैं वो पावर्स कौन कौन सी हैं, इनको दोबारा एक वो बंदा अरेस्ट कर सकता है, वो किसी भी बंदे के खिलाफ जो है वो केस शुरू कर सकता है, वो प्ली बार्गेन जो है उसको एक्सेप्ट कर सकता है, वो किसी बंदे को माफ़ी दे सकता है, वो अपनी मर्ज़ी से बंदे अपॉइंट कर सकता है, लोगों को रिक्रूट कर सकता है, और कुछ और होंगी एक दो। ठीक हो गया सर, थैंक यू। ज़ैनब? सर अगर नैब का जो चेयरमैन है वो करप्शन में इन्वॉल्व है तो अकाउंटेबिलिटी कैसे होगी? उसको भी कोर्ट्स में ही जिस तरह बाकियों के होता है प्रोसीजर वैसे ही होगा या उसको माफ़ कर दिया जाएगा? नहीं, यही हमने बात की थी कि हु विल वॉच द वॉच डॉग। कोई अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज़्म है ही नहीं है। पार्लियामेंट चाहे भी, हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो चाहें भी तो उसको हटा नहीं सकते। उसको हटाने का एक ही प्रोसीजर है, वो है एसजी से क्या नहीं सुप्रीम जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान। सुप्रीम जुडिशल ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक उनका क्राइटेरिया वही है एक चेयरमैन को हटाने का, जिस तरह एक जज को हटाया जा सकता है। एक जो सुप्रीम कोर्ट का जज है उसको हटाने का जो भी मैकेनिज़्म होगा, उस मैकेनिज़्म को सेम मैकेनिज़्म अडॉप्ट करके आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के थ्रू जो है वो उनको हटा सकते हैं। लेकिन ऐसा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने कभी अपनी पावर्स इस तरह से एक्सरसाइज की नहीं है, और हमारी जो जुडिशियल सिस्टम की जो अकाउंटेबिलिटी है वो पहले से ही बड़ा एक ओपन क्वेश्चन है। हमारी पूरी जुडिशियल हिस्ट्री में सिर्फ एक जज हैं जो जिनको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने कन्विक्ट किया है, उसके अलावा जितने भी केसेस हुए हैं कभी कोई कन्विक्शन हुई नहीं है। तो वो नैब चेयरमैन की किस तरह करेगी जब वो अपने इंस्टीट्यूशन की कौन नहीं। से जज है? जी
तो कौन से जज है कन्विक्शन जिसको हुई? यार नाम मेरे माइंड से निकल गया, आप गूगल करेंगे मिल जाएगा। ठीक हो गया। ओके सर। हाजरा। नो क्वेश्चन हाजरा। दिमशा। सर ये पॉइंट कौन करेगा, ये जो नैब की चेयरमैन एग्जीक्यूटिव हमारी करेगी? नैब के चेयरमैन को अपॉइंट करती है अपोजिशन ऑफ गवर्नमेंट मिल। हाजरा आपका क्वेश्चन है, वरना हम आगे चलें। सर अकाउंटेबिलिटी तो नैब करता है, लेकिन नैब के पास ऐसा कोई रेफरेंस नहीं है कि जो है इस प्रिवेंशन कैसे की जाए करप्शन की, जबकि यूएन कन्वेंशन जो है उसका एक पूरा चैप्टर है करप्शन के अगेंस्ट। तो जब हमारी नैब की प्रॉपर डिवीजन नहीं है करप्शन को की प्रिवेंशन के लिए, तो ये ऐसा नहीं हो सकता कि इसको रिस्ट्रक्चर किया जाए कमीशन के अंदर भी, और एक प्रिवेंशन का भी इसका कुछ होना चाहिए, ताकि जो है इसकी फर्दर ब्रांचेस बने और अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस सही तरह से हो। अच्छा पॉइंट आपने पॉइंट किया, बहुत अच्छा आर्गूमेंट आपका, और आपने जो बात की है वो पहले से ही नैब के ऑर्डिनेंस में इंक्लूडेड है। नैब जो है उसने सिर्फ करप्शन को पकड़ना नहीं है, उसको उसने प्रिवेंट करना है, उसके लिए उसने अवेयरनेस फैलानी है, उसके लिए वो बहुत सारे मैकेनिज़्म अडॉप्ट कर सकता है, और वो पहले से नैब में इंक्लूडेड है, उनके स्ट्रक्चर का हिस्सा है वो। ठीक हो गया। हाथ सारे नीचे कर लें, उसके बाद हम अगले टॉपिक पे जाते हैं, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे। नहीं, आशिया इफ्तिखार का क्वेश्चन है। सर ये जो आपने टेपर डाउन पावर्स ऑफ अरेस्ट का बताया, इसका एक दफ़ा बता दें दोबारा। नैब चेयरमैन की जो पावर्स हैं वो सैचुरेटेड हैं एक बंदे में, तो आप उनकी पावर्स जो हैं वो डाइल्यूट कर सकते हैं एक कमेटी में। एक कमेटी 2-3 बंदों की हो जो कि फैसला करे कि किसी पे केस जो है वो किन बेसिस पे इनिशिएट करना है हमने। उससे क्या होगा कि जो एक बंदा जो है वो उसको अगर इन्फ्लुएंस कर रहा है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, गवर्नमेंट, अपोजिशन, नैब चेयरमैन को, तो अगर 2 से 3 बंदे जो एक कमेटी होगी तो उनको इन्फ्लुएंस करना उन्हें मुश्किल हो जाएगा। और दूसरा, सिर्फ उन्हें मुश्किल नहीं होगा, फिर जो एक पर्सनल रीजंस आ जाती हैं, सिर्फ एक बंदे की, एक के पास बहुत ज़्यादा पावर्स हैं, तो उसके पास जो डिस्क्रिशन है, उसकी अपनी पर्सनैलिटी के जो फ्लॉज हैं वो उसमें आ सकते हैं। तो अगर ज़्यादा बंदे होंगे तो वो एक स्पेसिफिक एक बंदे के जो पर्सनैलिटी के फ्लॉज हो सकते हैं उनको भी जो है वो दबाया जा सकता है।